हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 43। ध्रुव रूहानी को प्यार से समझाता है और फिर दोनों घर के अंदर आए। वो इस वक्त सब हॉल में बैठे थे। ध्रुव और रूहानी जैसे ही हॉल में पहुँचे, दोनों की नजरें हॉल में बैठे सब पर गई। सबका मुंह उतरा हुआ था। ध्रुव समझ गया कुछ तो हुआ है। वो रूहानी का हाथ पकड़कर सबके पास चला गया। रूहानी जल्दी से दादी के पास बैठ गई और परेशान होकर बोली, क्या हुआ दादी? सबके चेहरे इतने उतरे हुए क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? दादी एक गहरी सांस लेकर सब बता देती है, जिसे सुनने के बाद रूहानी को बहुत बुरा लगा और वो जल्दी से उठ गई और बोली, मैं अभी डैड से मिलकर आती हूँ। वो अरमान जी के कमरे की तरफ कदम बढ़ाई ही थी कि अचानक ही उसके कदम रुक गए। वो एक नज़र घुमाकर ध्रुव को देखती है, जो एकटक उसे ही देख रहा था। वो मुड़ी और ध्रुव के पास आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखने लगी। ध्रुव वही बिना किसी भाव के खड़ा था, लेकिन रूहानी ध्रुव के दिल के अंदर की फिक्र को देख सकती थी, जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। रूहानी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप खड़े क्यों हैं? चलिए ना, डैड को चोट आई है। ध्रुव कुछ नहीं बोला और वैसे ही खड़े होकर रूहानी को देखने लगा। लेकिन आज रूहानी ने भी ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए, वो ध्रुव और अरमान जी के बीच की दीवार को मिटाकर रहेगी। वो ध्रुव के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, जो हुआ उसे भूल जाए। उन्हें याद कर आपको सिर्फ तकलीफ होगी, और जिस याद से हमें तकलीफ होती है उसे हमें भूल जाना ही बेहतर होता है। बस अच्छी यादें ही हमें याद रखना चाहिए। डैड को अपनी गलती का एहसास है और उन्होंने भी काफ़ी कुछ सहा है। अगर आपने कुछ खोया है तो उन्होंने भी कुछ खोया है। इसलिए प्लीज़ अब तो अपने दिल की इस नफ़रत की दीवार को गिरा दीजिए प्लीज़। ध्रुव बिना किसी भाव के सामने देखते हुए बोला, क्या ये इतना आसान है? रूहानी एक गहरी सांस लेकर बोली, आसान नहीं पर मुश्किल भी नहीं है। प्लीज़ भूल जाए ना और चलिए डैड से मिलकर आते हैं। रूहानी ध्रुव को अपनी आंखों से रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन वो वैसे ही खड़ा रहा। रूहानी उसका चेहरा अपने हाथ में भरकर उसकी आंखों में देखने लगी और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे डैड को देखना है और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चले। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बोलो प्लीज़, चलिए ना। सब उन्हें ही देखने लगे। उन्हें डर था कहीं ध्रुव रूहानी पर गुस्सा न हो जाए। पीहू अंगद का हाथ पकड़कर बैठी थी। कोई कुछ चाहकर भी नहीं बोल पा रहा था। तभी ध्रुव रूहानी का हाथ पकड़कर बोला, चलो। इतना बोलकर वो रूहानी के साथ अरमान जी के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वहीं सब ये सुनते ही ध्रुव को हैरानी से देखने लगे। सबके चेहरे पर एक खुशी की चमक आ गई। अंगद, जो दादी के साइड में बैठा था, मुस्कुराते हुए बोला, दादी, अब हमारे ध्रुव के दिल में अंकल के लिए जो नफ़रत की दीवार थी ख़त्म हो चुकी है। और अगर नहीं भी हुई है तो मैं यकीनन से कह सकता हूँ रूहानी जल्दी उसे ख़त्म कर देगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। सबको अंगद की बातें बिल्कुल सच लग रही थी। दादी खुश होकर बोली, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा जब ध्रुव फिर से अरमान को पूरे दिल से अपना लेगा। दूसरी तरफ एक आदमी जो लगभग 55 साल का होगा, गुस्से से लाल होकर सिगरेट की लंबी लंबी कस ले रहा था। वो शायद अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने ही एक आदमी अपने घुटनों के बल बैठा डर से काँप रहा था। वो अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, बॉस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ बॉस। उसके सामने बैठा उसका बॉस गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, एक छोटा सा काम तुमसे नहीं हुआ? क्या कहा था मैंने? वो अरमान बचना नहीं चाहिए, पर उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। तुमसे एक एक्सीडेंट नहीं हो पाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना बोलकर उसने अचानक ही अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को फर्श पर गिरा दिया और गन उठाकर सीधा चला दी और वो आदमी वहीं पर लुढ़क गया। उसके सामने बैठा उसका बॉस उठकर उसके मुंह पर अपने पैर रखकर बोला, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? मैं इतना रहमदिल इंसान नहीं हूँ। मुझसे कभी भी माफ़ी की उम्मीद मत करना, क्योंकि मेरे पास गलती की एक सज़ा होती है और वो है मौत। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ओबराय मैनसन,
रूहानी अरमान जी के पास बैठी हुई थी और ध्रुव का हाथ पकड़कर उसको भी खींचकर बैठने पर मजबूर कर दी थी और वो भी बिना कोई बहस के बैठ गया। अरमान जी को ध्रुव को अपने पास देखकर ही बहुत खुश थे। रूहानी थोड़ी देर तक अरमान जी से बातें करती है, फिर जब वो जाने को हुई तो अरमान जी ने साफ मना करते हुए बोले, अभी तो आई हो, थोड़ी देर और बैठो, बातें करते हैं। उन्हें सच में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन रूहानी को अब टेंशन हो रही थी। अरमान जी को अभी आराम की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें ऑर्डर देते हुए बोली, डैड अभी नहीं, अभी आप आराम कीजिए, हम कल बात करते हैं। अरमान जी बेचारा सा मुँह बनाकर देखने लगे। उनका दिल बस एक बार ध्रुव से बात करने का कर रहा था। वो इशारे से रूहानी को ध्रुव को खुद से बात करने के लिए बोलते हैं। उनकी आंखों में रिक्वेस्ट थी। रूहानी भी अच्छे से समझ रही थी। वो सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं कि ध्रुव अपने आप ही डैड से बात करे। वो सोच रही थी कि तभी उसे कुछ आइडिया आता है, इसलिए वो अरमान जी को आंखों से इशारा कर उनके कंधे पर हाथ रख देती है। वो भी रूहानी का इशारा समझ जाते हैं और रूहानी के हाथ रखते ही वो जोर से चीखते हैं। अरमान जी की चीख सुन ध्रुव एकटक उन्हें देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखें कुछ और भी बयां कर रही थी। रूहानी जल्दी से अपना हाथ हटाकर बोली, क्या हुआ डैड? अरमान जी अपने चेहरे पर झूठा दर्द लेकर बोले, दर्द हो रहा है, तुमने मेरे जख्म पर हाथ रख दिया। रूहानी कुछ कह पाती उससे पहले ही ध्रुव रूहानी से बोला, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उन्हें हाथ लगाने की, जबकि तुम्हें पता है उन्हें लगी है। रूहानी और अरमान जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। उनका प्लान काम कर गया था। ध्रुव अरमान जी को देखकर बोला, बहुत कर ली बात, अब आप आराम कीजिए। अरमान जी जानते थे उसको उनकी परवाह है, लेकिन ध्रुव उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उनके चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कान थी। वो सिर्फ हाँ में सर हिला देते हैं तो ध्रुव रूहानी के साथ कमरे से निकल जाता है। रूहानी जाते जाते मुड़कर अरमान जी को देखती है और उन्हें एक जीत वाली स्माइल पास करती है। बदले में अरमान जी भी मुस्कुराते हुए इशारे से थैंक्स बोलते हैं। अरमान जी को आज दुनिया जहान की खुशियाँ मिल गई थी। वो बहुत खुश थे। वो आज इतना तो अच्छे से समझ गए थे कि उनके लाडले बेटे जो ऊपर से नाराज है, लेकिन दिल में उनकी परवाह है, बस वो दिखाता नहीं है। इसलिए उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। डिनर का टाइम हो चुका था और सब डिनर टेबल पर बैठे थे। सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था कि ध्रुव के दिल में अरमान जी के लिए जगह है। रूहानी खाना खा ही रही थी कि अचानक ही वो उठी और भागकर वॉश बेसिन के पास चली गई। उसे उल्टियाँ हो रही थी। रूहानी के पीछे ही ध्रुव भी उसके पास चला गया और परेशान होकर बोला, तुम ठीक हो? वो सिर्फ हाँ में सर हिलाती है, पर उसको उल्टियाँ हो रही थी। ध्रुव उसके पेट सहलाते हुए अपने एक हाथ में उसके बालों को भरकर खड़ा था। सब रूहानी को इस तरह से देख परेशान हो गए और उठकर उसके पास चले गए। ध्रुव रूहानी का मुंह साफ कर उसे सोफे के पास ले जाकर बैठा देता है। वो थोड़ी वीक लग रही थी। सुरभि जी जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गई और परेशान होकर बोली, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रूहानी कुछ कह पाती उससे पहले ही विक्रम बोल पड़ा, हाँ भाभी बताएं, कहीं आपको फीवर तो नहीं है ना? रूहानी मना करते हुए बोली, नहीं मुझे फीवर नहीं है, मैं ठीक हूँ। रूहानी बोल ही रही थी कि पीहू थोड़ा गुस्से से बोली, देख झूठ मत बोल, सच सच बता क्या बात है, कहीं तो कुछ छुपा तो नहीं रही ना? कहीं तुझे फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? इतना बोलकर वो रूहानी का माथा छूकर उसका फीवर चेक करने लगी, लेकिन रूहानी नॉर्मल थी। और तब जाकर पीहू को एक राहत की सांस आई। सब जानते थे रूहानी अपनी तकलीफ़ें किसी को बताती नहीं है और चुपचाप सहती है, इसलिए सब और ज़्यादा परेशान हो गए थे। सब एक साथ पूछने लगे। सबको इतना परेशान देख वो मुस्कुरा दी। रूहानी एक नज़र सबको देखती है जो उसे ही देख रहे थे। वो एक छोटी सी स्माइल करते हुए सबको शांत कराते हुए बोली, अरे आप सब सांस तो ले लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस बहुत दिनों बाद हैवी खाना खाया है ना, तो हजम नहीं हुआ, बस आप लोग बेकार में टेंशन ले रहे हो। ध्रुव रूहानी को अपनी बाहों में उठाकर ऊपर ले जाने लगा तो सुरभि जी उसे रोकते हुए बोली,
कहाँ लेकर जा रहा है? डिनर तो करने दे, अभी तो उसने कुछ खाया भी नहीं है। वो बिना रुके ऊपर जाते हुए बोला, आप डिनर ऊपर भिजवा दीजिए, हम वहीं खा लेंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा और सब फिर से डिनर टेबल पर आकर बैठ गए। ध्रुव के कमरे में डिनर भिजवा दिया गया और सबने अपना अपना खाया। वालिया मेंशन, सब डिनर टेबल पर बैठे थे। अब समीरा की तबीयत थोड़ी ठीक थी, पूरी तरह से नहीं, और आहान की नाराजगी अब तक जारी थी। सूर्य तो बेचारा सा मुँह बनाकर खा रहा था, क्योंकि आहान उसे घूर घूर कर देख रहा था। समीरा सूर्य का बेचारा सा मुँह देखकर धीरे से आहान से बोली, अब तो मैं ठीक हूँ ना, प्लीज़ गुस्सा छोड़िए। देखिए भाई का चेहरा किस तरह से उतर गया है। वो घूर कर समीरा को देखने लगा, तब वो सर झुकाकर खाने लगी। उसका चेहरा उतर गया था, जिसे देखकर आहान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आहान एक गहरी सांस ली और सूर्य को देखकर बोला, अब अपना नाटक बंद करो, समझे? सूर्य किसी छोटे बच्चे की तरह बड़ी सी स्माइल करते हुए बोला, मैं नाटक कर रहा हूँ? आहान नागा अर्जुन को देखता है जो मुस्कुरा रहे थे। वो अच्छे से जानते थे सूर्य को, वो ये भोलापन तब तक है जब तक आहान मान नहीं जाता। एक बार आहान अगर मान जाए तो सूर्य की फिर से वही हरकतें शुरू। आहान अपना सरनामे हिलाकर उसको देखकर बोला, मैं अच्छे से जानता हूँ तुझे, तो नाटक करना बंद कर। नहीं हूँ मैं गुस्सा। सूर्य एकदम से अपनी जगह से उठकर आहान को हक कर लेता है और खुशी से उछलकर बोलता है, आई लव यू यार, तुझे पता है तू बेस्ट है, इसलिए तो मेरा बेस्टी है। ये कहते हुए सूर्य समीरा को आँख मारता है। समीरा बस मुस्कुरा देती है। सच में वो बहुत नौटंकी वाला इंसान था, पर जैसा भी था दिल का बहुत साफ था। आहान उसको खुद से दूर कर बोला, अब तेरा हो गया तो चुपचाप खा। वो फिर से किसी बच्चे की तरह मुंह बनाकर खाने लगा, जिसे देख सब मुस्कुरा दिए। ओबरॉय मेंशन, ध्रुव रूहानी को खाना खिलाकर मेडिसिन देता है तो रूहानी का मुंह ही बन जाता है। वो मुंह बनाकर बोली, मैं ठीक हूँ। ध्रुव अपनी आंखें दिखाकर बोला, वो दिख रहा है, इसलिए बिना बहस के चुपचाप खाओ। रूहानी भी बिना कोई बहस के खा लेती है और उसके सीने में सर रखकर सो जाती है। रूहानी के सोते ही वो उठकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और बालकनी में चला जाता है। वो किसी को कॉल करता है और जैसे ही सामने वाले का कॉल उठता है, ध्रुव थोड़ी देर कुछ बात करता है। अब उसका चेहरा एकदम से डार्क हो चुका था। वो एकदम सर्द लहजे में बोलता है, जैसा कहा है ठीक वैसे ही करना, किसी को पता न चल पाए। सामने वाला कुछ बोल पाता उससे पहले ही ध्रुव कॉल कट कर देता है। वो एकटक चांद को देखता है जो अपना रोशनी फैलाकर बैठा था। थोड़ी देर चांद को देखने के बाद ध्रुव अपनी आंखें कस के बंद कर बोला, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कुछ करूं, लेकिन तुमने मेरी बीवी पर वार कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना बोलकर वो एक झटके से अपनी आंखें खोलता है जो लाल हो चुकी थी। अगली सुबह रूहानी जैसे ही उठी उसकी नज़र सामने बैठे ध्रुव पर गई जो एकटक उसे ही निहार रहा था। रूहानी उठकर बैठ गई और अपनी नींद भरी आंखों से उसको देखते हुए बड़ी आलस से बोली, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ध्रुव रूहानी के माथे पर किसकर बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रूहानी उसके कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्रुव रूहानी को इस हरकत से समझ गया जरूर कुछ बात है। ध्रुव उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? रूहानी अपनी आंखें खोलकर उसको देखते हुए बोली, पता नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो रूहानी की आंखों में देखता है जो नींद से भरी हुई थी। वो उसको अच्छे से बेड पर लेटाकर बोला, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, तुम सो जाओ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाया हूँ। रूहानी एकदम से मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे सोना है। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। पता नहीं क्यों पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन बहुत बेचैन था और उसको बहुत थकान महसूस हो रही थी, पर वो ये ध्रुव को बताना नहीं चाहती थी। अगर उसने इस बारे में किसी को बता दिया तो पूरा ओबरॉय फैमिली ही उसके पीछे पड़ जाएगी। वो जानती थी सब उसको जितना प्यार करते हैं, उसकी एक आह पर पूरा ओबरॉय और वालिया फैमिली की जान निकल जाती थी
और ध्रुव और आहान की तो जान बसती थी अपनी रूहानी के अंदर। रूहानी अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। ध्रुव थोड़ी देर तक रूहानी के बालों को वैसे ही सहलाते रहा। जब रूहानी गहरी नींद में चली गई तो वो उसके माथे पर अपनी ओंठ रखकर बोला, कुछ तो बात है जो तुम छुपा रही हो, लेकिन मैं पागल नहीं। मुझे इंतज़ार रहेगा उस पल का जब तुम खुद मुझे सारी बात बताओगी। इतना बोलकर ध्रुव बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस के लिए निकल गया। दादी उसे बिना ब्रेकफास्ट करता ही ऑफिस से जाता देखकर सुरभि जी से परेशानी भरी आवाज़ में बोली, सब ठीक तो है ना? रूहानी अभी तक नीचे नहीं आई और ध्रुव बिना कुछ खाए ही चला गया। कुछ कहा तक नहीं। वो भी परेशान होकर बोली, माँ मुझे भी बहुत डर लग रहा है। कल अरमान जी का भी एक्सीडेंट हो गया और फिर रूहानी की तबीयत भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। दोनों परेशान थी। कनिका उन्हें शांत कराते हुए बोली, आप दोनों क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? मुझे पता है रूहानी अभी तक उठी नहीं होगी और भाई उसे उठाना नहीं चाहते थे। बस इतनी सी बात है और आप दोनों बेकार में टेंशन ले रही हैं। पीहू भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ कनिका बिल्कुल सही कह रही हैं। आप सब ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं अभी उसे देख कर आती हूँ। पीहू की बात पर कनिका जल्दी से अपनी जगह से उठी और पीहू को उसके चेयर पर बैठाकर बोली, तुम बैठो मैं देख कर आती हूँ। इतना बोलकर वो रूहानी को देखने चली गई। सब अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर उसका वेट करने लगे। तभी कनिका रूहानी को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आई। रूहानी चिड़ी हुई लग रही थी क्योंकि कनिका उसे ज़बरदस्ती उठाकर लेकर आई थी। रूहानी का उतरा हुआ मुँह देखकर विक्रम परेशान होकर बोला, भाभी आप ठीक तो हो ना? रूहानी एक नज़र सबको देखती है जो उसे ही देख रहे थे। वो एक लंबी सांस लेकर बोली, आप लोग मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोना चाहती हूँ। और देखिए ना, ये मुझे ज़बरदस्ती उठाकर लेकर आई। रूहानी की बात सुन सब कनिका को देखने लगे। सत्य भी उसे ही घूरने लगा। सबको खुद को इस तरह से घूरता देखकर कनिका अपने दांत दिखाते हुए बोली, यार घूरो मत। सब रूहानी को लेकर इतना परेशान हो रहे थे कि अगर रूहानी अभी नहीं दिखती तो कोई ढंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं करते। बस इसलिए इसे उठाकर लेकर आई हूँ। उसकी बात बिल्कुल सही थी, इसलिए सब मुस्कुरा दिए और अब किसी ने कुछ नहीं कहा और अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने काम पर लग गए और रूहानी अपने कमरे में चली गई। उसको काफ़ी वीकनेस फील हो रहा था, इसलिए वो बिना एक पल गवाए सो गई। ओबरॉय इंडस्ट्री। ध्रुव अपने केबिन में बैठा था और अंगद उसके सामने बैठा था और एकटक ध्रुव को ही घूर रहा था। ध्रुव जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था वो अपना लैपटॉप बंद कर बोला, अब बोल क्यों घूर रहा है मुझे? उसने एक गहरी सांस लेकर बोला, तूने शर्मा इंडस्ट्री के साथ ऐसा क्यों किया? उसको थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि कुछ ही मिनटों में शर्मा इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। उसका नामो निशान तक नहीं बचा था। साथ में शर्मा का नाम भी अब मिट्टी में मिल चुका था। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। किसी को नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन अंगद ध्रुव को जानता था। ऐसा काम तो सिर्फ वही कर सकता था। वो जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसको चुप देख अंगद फिर से बोला, यार कुछ बोल, मैं जानना चाहता हूँ। उसके बाद सुंदरू बोरियत के साथ बोला, क्योंकि उन्होंने मेरी वाइफ को अपना निशाना बनाया था। अगर बात मेरी होती तो मैं छोड़ भी देता, लेकिन बात रूहानी की है और तू भी अच्छे से जानता है मैं रूहानी को एक छोटी सी खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, और पता चला अंकल का एक्सीडेंट किसने कराया है? अंगद का ये सवाल सुनते ही ध्रुव के भाव बदल गए। फिर भी वो शांति से बोला, शर्मा ने। वो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर बोला, क्या कहा तूने? अंगद को हैरानी हो रही थी कि नितिन शर्मा ने ऐसा क्यों किया, जबकि ध्रुव और उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं थी। और अब अचानक क्या हुआ कि उन्होंने एक साथ ध्रुव और अरमान जी दोनों पर हमला कर दिया। ध्रुव अपनी चेयर से उठ गया और मिरर वॉल से बाहर देखते हुए बोला, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे लगा अगर वो मुझ पर और डैड पर
एक साथ हमला करेगा तो मैं उसे हार जाऊंगा। लेकिन वो गलत था, बहुत गलत। अंगद को तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। ध्रुव ने आज बरसों बाद अरमान जी को डैड कहा था। मतलब साफ था अब उसने अरमान जी को अपना लिया है। ध्रुव बिना किसी भाव के एकटक सामने देखते हुए बोला, उन्हें क्या लगा इतना आसान है अरमान ओबरॉय की जान लेना? ध्रुव की बात सुन अंगद की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो हैरानी से बोला, मतलब अंकल के पीछे तूने गार्ड लगा रखे थे? ध्रुव पर मुस्कुरा दिया, जिसका मतलब साफ था कि उसने ऐसा किया है। और अब अंगद को ये समझ नहीं आ रहा था कि विनीत शर्मा क्यों ध्रुव और अरमान जी को मारना चाहते थे। क्या दुश्मनी हो सकती थी उनके और अरमान जी के बीच में? अंगद ने इस बारे में ध्रुव से पूछा भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब साफ था, वो जानता तो है लेकिन बताना नहीं चाहता। अंगद ने अब कुछ नहीं कहा और अपने केबिन में जाकर अपना काम करने लगा। शाम का वक्त। आज रूपा गुस्से से लाल होकर अपने कमरे के चक्कर लगा रही थी, क्योंकि कल उसके डैड ने लड़के वालों को बुलाया था और वो इससे चिढ़ी हुई थी। वो अपने कमरे के चक्कर लगाते हुए बोली, यार डैड की प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं करनी उस गधे से शादी। वो समझते क्यों नहीं हैं? उसकी बात सुन काव्या मुस्कुराने लगी। वो आज ही यहाँ आई थी क्योंकि कल रूपा को देखने लड़के वाले जो आ रहे थे। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, तुझे कैसे पता वो लड़का गधा है? कम से कम एक बार देख तो ले, फिर कमेंट करना। रूपा मुंह बनाकर बोली, मुझे नहीं देखना। अगर आपका मन है तो आप ही देख लो। रूपा की बात सुन काव्या हंसते हुए बोली, तो इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अगर पसंद नहीं आया तो तुझे कोई फोर्स नहीं करेगा, बस एक बार देख तो ले। रूपा मुंह बनाकर बोली, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। आप जाओ, रेस्ट करो, बेबी थक गया होगा। काव्या मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं रूपा तो अब भी गुस्से में थी। उसका अपना गुस्सा किसी पर उतारना था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना फ़ोन उठाया और वेद को कॉल लगा दिया। वेद ने जैसे ही कॉल पिक किया, रूपा नॉन स्टॉप शुरू हो गई। वहीं वेद हैरान परेशान होकर बस सुनता ही रह गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो रूपा को शांत कराते हुए बोला, शांत हो जा झांसी की रानी, शांत हो जा। एक बार देख तो ले, क्या पता तुझे वो पसंद आ जाए। अब रूपा को वेद पर भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम गधे कहीं की, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना बोलकर वो गुस्से से कॉल कट कर देती है। वहीं वेद के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ओबरॉय मैंसन। ध्रुव जैसे ही कमरे में आया, उसकी नज़र रूहानी पर गई, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। ध्रुव उसको अपनी बाहों में भरकर बोला, क्या बात है, कहाँ खोई हो? रूहानी ध्रुव की तरफ पलटकर बोली, रूपा के बारे में सोच रही थी। काव्या ने बताया मुझे रूपा को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर उसने ये रिश्ता ठुकरा दिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मैंने देखा है वो रूपा से प्यार करता है। वो रूपा के ना करने से टूट जाएगा। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम इसके बारे में मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी उसकी लाइफ है, उसे पूरा हक है अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने का। वो जो भी फैसला लेगी, हमें उसका साथ देना है। रूहानी ध्रुव की आंखों में देखकर बोली, मैं भी उसकी खुशी ही चाहती हूँ, पर फिर भी मेरा दिल चाहता है कि उसका जवाब हाँ हो। ध्रुव सिर्फ पलकें झपका देता है तो रूहानी खुश हो जाती है और उसको कस के हक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मायूर को नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका सुकून तो कहीं और थी। वो काफ़ी देर तक सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे नींद नहीं आई तो उसने काव्या को वीडियो कॉल किया। लेकिन आज उसकी किस्मत खराब थी। काव्या तो थक कर बहुत पहले ही सो चुकी थी और फ़ोन भी साइलेंट में था। अब मायूर का दिमाग खराब हो चुका था। वो अपने फ़ोन पर काव्या को फ़ोटो को देखकर बोला, तुम्हारे बिना एक पल काटना कितना मुश्किल हो रहा है। मुझे तुम्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था। यार मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो काफ़ी रात तक जागता रहा और फिर बड़ी मुश्किल से उसकी आंखों में नींद ने जगह बनाई और वो सो पाया। सुबह का वक्त। रूहानी आज बाकी दिन से थोड़ा जल्दी उठ गई थी।
वो जल्दी से रेडी होकर नीचे चली गई। कनिका और पीहू टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहे थे। रूहानी जल्दी से उनके पास जाती है और खुद भी टेबल सेट करने लगती है, पर तभी उसे उसका सर भारी भारी सा लगने लगता है। वो एकदम से सर पकड़ लेती है। रूहानी को इस तरह से अपना सर पकड़ देख पीहू उसे जल्दी से चेयर पर बैठाती है। काव्या जल्दी से रूहानी को पानी पिलाती है, फिर परेशान भरी आवाज़ में बोली, तू ठीक है? रूहानी सिर्फ हाँ में सर हिलाती है, पर उसे अपना सर थोड़ा भारी भारी लग रहा था। अब दोनों उसे कुछ भी करने नहीं देती। रूहानी भी बैठकर उन्हें देखने लगी। थोड़ी देर बाद सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे और अपने खाने में बिजी थे। वहीं वेद बेचारा कुछ खा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हर 2 सेकंड के बाद उसे मैसेज आ रहे थे, और वो भी इतने खतरनाक कि उसके गले से पानी तक ना उतरे। खाना तो दूर की बात, आज रूपा ने सुबह से उसका चैन छीन रखा था। वो वेद की हेल्प चाहती थी, लेकिन वेद ने साफ मना कर दिया था। इसलिए रूपा उसे सुबह से मरने पिटने की धमकी दे रही थी। वेद ने एक बाइट लिया ही था कि एक और मैसेज आया। रूपा मैसेज में ही आग बगला होकर बोली, यहाँ मैं पागल हुई जा रही हूँ और तुम आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे हो। अगर डैड ने मुझे उससे शादी करने को कहा ना, तो मैं तुम्हारी ही पक्का खून पी जाऊंगी। वेद को तो हंसी आ रही थी और खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, क्योंकि इससे खतरनाक मैसेज तो वो रात को भी भेज चुकी थी। वेद को अपने फ़ोन में खोया और मुस्कुराता हुआ देख कनिका उसके फ़ोन में झांकने की कोशिश करते हुए बोली, क्या बात है, आजकल कुछ ज़्यादा ही फ़ोन में लगे रहते हो, कोई मिल गई है क्या? वेद जल्दी से अपना फ़ोन अपने पैंट के जेब में रख लेता है। वहीं उसकी बात सुन सब वेद को देखने लगे और मुस्कुरा दिए। वेद घूर कर कनिका को बोला, तुम अपना दिमाग नहीं लगाओ तो अच्छा होगा, मैं बस ऑफिस के कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स देख रहा था। कनिका उसको घूर कर मुस्कुराते हुए बोली, इतने मुस्कुराते हुए ऑफिस का काम करते हैं? मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किससे बात कर रहे होंगे। उसकी बात सुन सब वेद को देखकर मुस्कुराने लगे, जिससे वेद को कनिका पर गुस्सा आ रहा था। वेद कुछ बोलने ही वाला था कि तभी ध्रुव सबको देखकर बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो उठने ही वाला था कि वेद धीरे से बोला, क्या आप हमारे साथ नहीं चलोगे? वेद की बात सुन सब ध्रुव को देखने लगे, जिससे सबको ध्रुव के जवाब का इंतजार हो। ध्रुव बिना किसी भाव के वेद को घूर कर बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, और वैसे भी पूरी फैमिली भी तो जा रही है तुम्हारे साथ, मुझे नहीं लगता मेरी वहाँ कोई ज़रूरत है। वेद उठा और ध्रुव के सामने आकर थोड़ा इमोशनल होकर बोला, अगर मेरी जगह विक्रम होता तब भी आप यही कहते। वेद आस भरी नजरों से ध्रुव को देखने लगा। रूहानी ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे चलने का इशारा करती है। अब ध्रुव रूहानी को तो मना नहीं कर सकता था। वो एक नज़र वेद को देखकर कड़क आवाज़ में बोला, मैंने तुम्हें अपने घर में रखा है, मतलब तुम भी हमारे फैमिली मेम्बर हो, और मैं अपने सभी फैमिली मेम्बर को एक ही मानता हूँ। मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दोबारा से ऐसे फालतू सवाल अपने दिमाग में कभी मत लाना। वेद एकदम से खुश हो गया और बिना एक पल गवाए ध्रुव से लिपट गया। सब वेद को खुश देखकर मुस्कुरा दिए। वहीं अरमान जी के चेहरे पर सुकून था। अंगद ने कल ध्रुव का अरमान जी को डेट करने वाली बात सबको बता दी थी, इसलिए अरमान जी बड़े खुश लग रहे थे। अब उनकी हालत भी पहले से काफ़ी थोड़ी ठीक थी। ध्रुव वेद को खुद से थोड़ा दूर कर बोला, इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वेद बस हाँ में सर हिला देता है, लेकिन उसके दिल में जो खुशी थी वो छुपाते नहीं छिप रही थी। वो जल्दी से दादी के पास गया और उनके गले लग गया। दादी भी प्यार से उसके सर पर हाथ रख बोली, कहा था ना मान जाएगा, बस एक बार बोल के तो देख। दादी की बात सुन सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आज पूरा ओबराय फैमिली बड़ी खुश लग रही थी, पर अरमान जी थोड़े उदास थे, क्योंकि उन्हें घर पर ही रहने को कहा गया था, क्योंकि उन्हें चोट जो आई थी। थोड़ी देर बाद पूरा ओबराय फैमिली अपने अपने कार में बैठकर निकल गई। रूहानी ध्रुव के साथ ही एक कार में सत्य, कनिका आगे और पीछे विक्रम मायूर थे। सुरभि जी, दादी और अंगद पीहू एक कार में थे। रूपा का घर, रूपा के डैड बहुत खुश लग रहे थे और आज पूरा घर भी काफ़ी अच्छे से सजा था।
वो सोफे पर बैठे एकटक दरवाजे की ओर देख रहे थे। उन्हें इतना खुश और बेसब्री से इंतजार करता देखकर रूपा की मुँह मुस्कुरा दी। रूपा अपने कमरे में बैठी थी और काव्या उसे रेडी कर रही थी। जब काव्या उसे रेडी कर दी तो काव्या उसकी नज़र उतारते हुए बोली, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी जान, किसी की नज़र ना लगे। रूपा का मुंह तो फूला हुआ था। तभी उसकी अम्मी अंदर आए और उनकी नज़र जैसे ही रूपा पर गई तो वो प्यार से उनके सर पर हाथ रख बोली, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। रूपा कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी मॉम काव्या को देखकर बोली, मैं नीचे जा रही हूँ, वो लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। अब तो रूपा का और बड़ा सा मुँह फूल गया। थोड़ी देर बाद काव्या रूपा को लेकर नीचे जाती है। रूपा का तो बड़ा सा मुँह फूला हुआ था और नज़रें झुकी हुई थी। उसने एक नज़र हॉल में बैठे लोगों को देखा तक नहीं और चाय की ट्रे गुस्से से कॉफ़ी टेबल पर रख दी और एक साइड जाकर सोफे पर बैठ गई। उसने सोच रखा था वो लड़के वाले को भगाकर ही दम लेगी। रूपा का ये रूप देखकर सबको उसे ही देखते रह गए। वहीं दूल्हे की दादी नाराज होकर बोली, आपकी बेटी तो बड़ी गुस्सैल निकली, ये मेरा फूल जैसा घर क्यों संभालेगी। मुझे नहीं करवानी अपने पोते की शादी आपकी बेटी से। मेरा पोता तो हीरा है, उसे तो कोई भी मिल जाएगी। रूपा को ये आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी लगी, लेकिन फिर उसने इस बात को साइड किया क्योंकि उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उठी और उन्हें बिना देखे ही गुस्से से तेज आवाज़ में बोली, हाँ तो मैं कौन सा आपके पोते पर मरी जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक़ नहीं आपके। रूपा बोल ही रही थी कि जैसे ही उसकी नज़र अपने सामने बैठे लोगों पर गई उसकी बोलती अपने आप ही बंद हो गई। वो हैरानी से सबको देखने लगी। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि उसके सामने पूरी ओबराय फैमिली बैठी थी जो एकटक उसे ही घूर रही थी। रूपा ने अपनी नज़रें घुमाकर अपने मॉम डैड को देखी जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। रूपा हैरानी से आंखें फाड़कर सबको देखने लगी। तभी उसकी नज़र कनिका और रूहानी पर गई जो उसे मुंह बनाकर चिढ़ा रही थी। रूपा कुछ कह पाती उससे पहले ही दादी झूठी नाराज़गी दिखाते हुए बोली, हाँ तो क्या कह रही थी तुम। दादी की बात सुन रूपा एकदम से क्यूट सा फेस बनाकर उनको हक कर लेती है और फिर प्यारी सी आवाज़ में बोली, दादी प्लीज़ परेशान मत करो ना। रूपा की बात सुन सब उसे देखे और तभी रूपा के दिमाग में एक सवाल उठा। वो झट से दादी से दूर होकर बोली, आप सब यहाँ, वो भी अचानक। रूपा की बात सुन सुरभि जी बोली, अचानक कैसे, कितने दिनों से तो बोल रखा था कि हम आने वाले हैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए। अब रूपा का दिमाग घूम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। रूपा की अब हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि अब वो इतना तो समझ ही गई थी कि सब वेद का रिश्ता लेकर आए हैं। अब तो उसे वेद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही कनिका उसके पास आकर बैठ गई और बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, हमने बहुत सोचा कि तुझ जैसे अकलू लड़की से भला कौन लड़का शादी करेगा, इसलिए हमने एक अच्छा सा तरीका निकाला जिससे किसी शरीफ लड़के की बलि भी न चढ़े और तेरी शादी भी हो जाएगी। कनिका की बात सुन रूपा अपनी खा जाने वाली नज़रों से कनिका को देखने लगी और दादी से शिकायत करते हुए बोली, दादी देखिए ना ये कैसी बातें कर रही है। दादी उसको आग दिखाकर बोली, गलत बात, तुम गलत बोल रही हो क्योंकि मेरे पोते की बलि तो चढ़ रही है, बेचारा वो भी तो शरीफ है। रूपा अब दादी को मुंह बनाकर देखने लगी और वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही सुरभि जी दादी से बोली, माँ बस कीजिए, और कितना परेशान करेंगे मेरी बहू को। फिर वो रूपा को देखते हुए बोली, हाँ तो अब बोलो, क्या तुम्हें वेद पसंद है? क्या तुम हमारे घर की बहू बनना चाहती हो? रूपा का दिल अचानक से थम सा गया। उसने एक नज़र वेद पर डालती है जो एकटक उसी को देख रहा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।